हेलो बच्चों। सो आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स कह दो, उसका थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं। इसके पहले के वीडियोस में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक पढ़े थे और प्रेशर का वेरिएशन देखा था हमने कि भाई किस पॉइंट पे प्रेशर कैसा होगा, कितना होगा। ये कुछ बातें हमने पिछले 2 वीडियोस में की थी। राइट, आज थर्ड वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा क्योंकि हम इतना ही कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में आप तक ये छोटा सा कंसेप्ट बहुत अच्छे से पहुँच जाए। राइट, सो पास्कल्स लॉ की बात करेंगे। वैसे मैंने स्टेटमेंट तो लिख के रखा है, लेकिन उसे अच्छे से समझेंगे, उसे पहले फील तो ले लेंगे कि एक्चुअल में ये स्टेटमेंट कहता क्या है ना। इस स्टेटमेंट का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। देखो बच्चों, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अपने वज़न की मदद से, सिर्फ अपने वज़न की मदद से एक पूरी की पूरी कार को उठा सकता हूँ ना। अब कार का वज़न कितना और मेरा वज़न कितना और उस कार को लिफ्ट करना, ये मतलब जब हम सोचें तो ये लगता है कि अरे भाई कितनी बड़ी बात है, क्या मुझ में बहुत ताकत आ गई है? तो नहीं, ये मेरी ताकत नहीं, ये फ्लूइड की ताकत है। एक ऐसा फ्लूइड जो रेस्ट पे है और जो इनकॉम्प्रेसिबल है। रेस्ट पे और इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, इसमें जो एक साइंस छिपा है, इस साइंस की मदद से हम छोटे से ताकत लगाने की वजह से, छोटा सा फोर्स लगाने की वजह से एक बहुत बड़ा फोर्स जनरेट कर सकते हैं, एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडिया होगी तो मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोलिक लिफ्ट की, है ना। और सेम प्रिंसिपल बहुत जगह पे यूज़ हो जाता है, जहाँ पे हम थोड़ा सा फोर्स लगा करके बहुत बड़ा फोर्स जनरेट कर लेंगे, बहुत बड़ा लोड उठा लेंगे ना। ये कमाल है फ्लूइड का। कैसा फ्लूइड? लेकिन फ्लूइड ये रेस्ट में होना चाहिए, प्लस फ्लूइड ये इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड हमने प्रॉपर्टीज देखी भाई, ऐसा फ्लूइड जो कॉम्प्रेस ना हो, जिसकी डेंसिटी चेंज ना हो ना। जैसे कि हमारा अगर पानी, वाटर कंसीडर करें तो पानी ये लगभग इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। कोई ऑयल कंसीडर कर लो, वो इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड है। राइट, और ये जो कुछ हम थोड़ा सा फोर्स लगा के करके बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट कर रहे हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं जो साइंस है वो एक्सप्लेन किया गया बाय ब्लेस पास्कल, और वो स्टेटमेंट है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर कोई फ्लूइड ये रेस्ट में है और वो फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल है, तो उस फ्लूइड में किसी पॉइंट पर अगर प्रेशर कुछ अमाउंट से चेंज होता है, तो ये प्रेशर जितना चेंज हुआ है वो पूरे फ्लूइड में सेम अमाउंट से चेंज होगा। ओए होए होए, देखो भाई, अगर हम कोई कंटेनर कंसीडर करें, इस कंटेनर में अगर मैं कहूँ कि हमने इसके अंदर एक फ्लूइड भर दिया इनकॉम्प्रेसिबल, कोई एक वाटर समझ लो, राइट। तो इस पूरे फ्लूइड में अगर मैं कहूँ कि ये एक पॉइंट है जो कि सरफेस से कुछ डिस्टेंस h पर है, या फिर h1 ले लो, h1 डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, और मैं कहूँ कि यहाँ पे प्रेशर कितना है, तो हमने पहले वीडियोस में पढ़ा है कि यहाँ का प्रेशर हम निकालेंगे। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा इस पॉइंट के ऊपर P0 प्लस ऑफ इतने, इसके ऊपर जितना फ्लूइड है उसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ है वो वाला प्रेशर रो जी H1। और अगर मैं कहूं कि यहां एक पॉइंट है से पॉइंट B जो सरफेस से H2 डेप्थ पर है, तो यहां का प्रेशर होगा ऑफ कोर्स P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑफ रो जी H2। ऑब्वियसली अगर H2 है ना भाई, ये पॉइंट अगर ज़्यादा नीचे है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा। राइट, अब पास्कल्स लॉ कहता है कि अगर किसी पॉइंट का प्रेशर आप कुछ अमाउंट से चेंज करो, और प्रेशर कैसे चेंज होगा भाई, अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ फोर्स लगाऊं तभी तो प्रेशर जनरेट होगा। राइट, तो मान लो मैंने कहीं से एक पिस्टन लिया, इसके ऊपर रख दिया
और कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया, से F अमाउंट ऑफ फोर्स। इस फोर्स के वजह से अगर प्रेशर चेंज होता है, से यहाँ पे कुछ प्रेशर चेंज होगा, वैसे तो ये फोर्स पूरे फ्लूइड पे लगेगा तो सब में ही प्रेशर सेम अमाउंट से चेंज होगा, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फोर्स लगाता हूँ और यहाँ का प्रेशर मान लेते हैं कि कुछ 10 न्यूटन से चेंज होता है, तो यहाँ का प्रेशर भी 10 न्यूटन से इंक्रीज होगा, राइट ना। अगर मैं बोलूँ कि यहाँ का प्रेशर 10 न्यूटन से इस अप्लाइड फोर्स की वजह से बढ़ा है, तो यहाँ का भी सेम अमाउंट से बढ़ेगा। यहाँ पे अगर मैं पॉइंट कंसीडर करूँ तो यहाँ पे जितना प्रेशर पहले होगा 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर और बढ़ जाएगा। यहाँ का प्रेशर भी 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से बढ़ जाएगा। हर जगह पे प्रेशर ये सेम अमाउंट से इंक्रीज होगा। यही ब्लेज पास्कल ने स्टेट किया था कि अगर कोई प्रेशर किसी स्टैटिक फ्लूइड में, किसी लिक्विड में प्रेशर किसी अमाउंट से चेंज होता है तो वो चेंज हर पॉइंट पे होगा विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड। जितने मैग्नीट्यूड से प्रेशर एक पॉइंट पे चेंज हुआ, हर पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड से प्रेशर चेंज होगा। इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस बार हम कुछ हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला जो प्रिंसिपल है उसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लो कि मैंने कोई इस तरह से एक वेसल लिया, इस वेसल को हमने किसी और वेसल से कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरह से, और एक दूसरा वेसल वहां अटैच किया जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पहले वाले वेसल से कई गुना बढ़ा दिया। दोनों वेसल कनेक्टिंग है। मान लेते हैं कि ये सिलेंड्रिकल है, पूरा ऐसे सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल है। इसको जोड़ दिया है वाया थ्रू सम पाइप टू सम अनदर सिलेंड्रिकल वेसल। ये वेसल और ये वेसल दोनों भी इस पाइप के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर मैं इसके अंदर कुछ फ्लूइड डाल देता हूं तो फ्लूइड, कुछ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डालने के बाद मान लेते हैं कि ये जो पूरा का पूरा वेसल है ये यहां तक के लेवल तक फ्लूइड भर जाएगा। और भाई सीधी सी बात है, अगर ये दोनों भी कनेक्टेड हैं तो दोनों भी वेसल में ये जो लिक्विड कॉलम है ये सेम लेवल तक आएगा, राइट। क्या हम कह सकते हैं कि अब इस कंडीशन में इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा और इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर कंसीडर करूँ यहाँ पर और एग्जैक्टली इसी लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे इस पॉइंट पे प्रेशर कंसीडर करूँ तो भी प्रेशर सेम होगा। भाई हमने ये कंसेप्ट पीछे देखा है कि एट अ सेम हॉरिजॉन्टल लेवल द प्रेशर इज इक्वल फॉर अ सेम फ्लूइड एंड द फ्लूइड इज एट रेस्ट। तो भाई सेम लेवल के ऊपर अगर आप सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जाओ तो हर जगह पे प्रेशर होगा सेम, मतलब कि इस कंडीशन में हर पॉइंट पे प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होगा, है ना। वर्टिकल लेवल पे ये डिफर करेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, आप जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा, राइट। अब मान लो कि मैंने चाहा कि इस फ्लूइड में किसी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाना है। इस पूरे ये जो हमारा वेसल था, इस वेसल के ऊपर अगर मैंने एक पिस्टन रख दिया, ये ले लो भाई पिस्टन, और इस पिस्टन को अगर मैं यहाँ से प्रेस करने लगा जाऊँ, यहाँ से कुछ फोर्स लगा दूँ से F, और अगर इसको मैं वेसल नंबर 1 बोलूँ जिसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, और इसके ऊपर अगर मैं कुछ फोर्स F1 लगाता हूँ तो क्या हम कह सकते हैं कि अब अगर इस F1 फोर्स से हम इसको नीचे की तरफ दबाएं तो सिंस अब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो प्रेशर हर जगह पे और बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो था लेकिन अब हम फोर्स और लगा रहे हैं तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी प्रेशर चेंज होगा, राइट। अब ये जितना प्रेशर चेंज होगा वो इस पूरे फ्लूइड में हर पॉइंट पे प्रेशर सेम अमाउंट से चेंज होगा। इस एक्सटर्नल फोर्स F1 के वजह से अगर कुछ प्रेशर एक्स्ट्रा लगता है तो ये वाला एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो प्रेशर ऐड हुआ है इस पॉइंट पे वो इस फ्लूइड में हर पॉइंट पर सेम मैग्नीट्यूड से ऐड होगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर इस फोर्स ने एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट किया 50 न्यूटन का, तो 50 न्यूटन का प्रेशर हर पॉइंट पे ऐड हो जाएगा, राइट। यही कहता है पास्कल्स लॉ, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब अगर मैं कहूं कि इस फोर्स की वजह से इस पिस्टन को हमने डिस्प्लेस किया, भाई यहां से अगर हमने फोर्स लगाया तो ये पिस्टन इस फ्लूइड को नीचे की तरफ दबाएगा, और अगर ये फ्लूइड नीचे की तरफ जाएगा तो यहां का जो फ्लूइड लेवल है वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना भाई। कितने डिस्टेंस से ऊपर जाएगा ये डिपेंड करेगा कि इनके एरियाज का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो क्या है, राइट। अच्छा, मान लेते हैं कि ये जो हमारा सेकंड वेसल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, और जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तब लगे हाथ इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म, दूसरा वाला जो हमारा वेसल है इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म रख दिया, और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम कुछ लोड रखेंगे। हम ये देखना चाहेंगे कि यहाँ पे कितना फोर्स जनरेट होता है। सिंस हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो पिस्टन है ये नीचे की तरफ मूव होगा। मान लेते हैं कि ये अपने इनिशियल पॉइंट से, ये हमारा लिक्विड कॉलम यहाँ खत्म हुआ था, यहाँ से इनिशियल पॉइंट से हमने जो फोर्स लगाया तो वो x डिस्टेंस नीचे आया, या फिर x1 डिस्टेंस नीचे ले लें। और अगर ये वाला पिस्टन x1 डिस्टेंस नीचे आता है तो ये वाला कितना ऊपर जाएगा ये डिपेंड करेगा इनके क्रॉस सेक्शनल एरियाज के रेशियोज के ऊपर, राइट। मान लेते हैं कि ये जो लेयर है ये अपने इनिशियल पोजीशन से कुछ अमाउंट x2 से ऊपर जाती है, लेकिन एक बात तो होगा कि जितना वॉल्यूम यहां डिस्प्लेस हुआ है उतना ही वॉल्यूम यहां भी डिस्प्लेस होगा। ये जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा ये दोनों ही कॉलम में इक्वल होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि पहले वेसल में जो वॉल्यूम था वो A1, भाई इतना इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इनटू इतने हाइट का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, मतलब कि A1 इंटू x1, और दोनों भी कॉलम में वॉल्यूम्स तो सेम अमाउंट से डिस्प्लेस होंगे, तो A1 x1, और उस तरफ कितना वॉल्यूम होगा भाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और कितने हाइट से डिस्प्लेस हुआ है x2 से, तो हम बोल सकते हैं A2 इंटू x2, राइट। तो एक रिलेशन तो हमें यहां मिल जाता है। और दूसरी बात अगर हम कहें कि भाई इस फोर्स की वजह से वर्क डन कितना हुआ है, इस फोर्स की वजह से जो हमने F1 फोर्स अप्लाई किया, मान लो मैं यहां पे खड़ा हो गया होऊंगा, राइट, तो ये जो मेरा वेट है वही तो फोर्स लगा है नीचे, तो इस F1 फोर्स ने कितना वर्क डन किया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि पहली वेसल में जो वर्क डन है वो वर्क डन इन फर्स्ट वेसल जो है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स F1 ही है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कि जो फोर्स डिस्प्लेस हुआ है, फोर्स के डायरेक्शन में जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो x1 है, और ये जो वर्क डन है बाकी एक्सटर्नल कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो वर्क डन है ये कंजर्व रहेगा। तो जितना वर्क डन हमने यहां किया है उतना वर्क डन हमें यहां मिलेगा, और यहां कितना वर्क मिलेगा, इस फोर्स के वजह से ये डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, तो ऑफ कोर्स फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, कितना F2, और जो वर्क डन होगा वो F2 इंटू x2 होगा। ये फोर्स जो जनरेट हो रही है ना भाई, इसके वजह से जो फोर्स जनरेट हो रही है, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो हमें सेकंड कॉलम में वर्क डन मिला वो पहले वाले के वर्क डन के होगा इक्वल, राइट। अच्छा भाई, अब अगर मैं इसको कह दूं कि ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दूं, इसके नीचे आ जाएगा A1 x1 और इसके नीचे आ जाएगा A2 x2। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई होने के बाद, सिंस हमें कितना फोर्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि जो F2 होगा दैट विल बी इक्वल टू, ये जो F2 होगा वो F1 अपॉन A1 इंटू A2, F1 अपॉन A1 इंटू A2, राइट। और अगर आपको
ध्यान में आ रहा होगा कि ये F1/A1 और F2/A2 ये एक्चुअली है क्या, प्रेशर इस कॉलम में का, भाई फोर्स अपॉन एरिया, यही तो प्रेशर होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। और ये वाला इक्वल P2/A2 F2/A2, यही तो सेकंड वाले वेसल में प्रेशर होगा, ये प्रेशर इक्वल है ना। यही कह रहा था पास्कल्स लॉ कि ये जो फोर्स है, ये जो प्रेशर चेंज हुआ है, ये प्रेशर हर पॉइंट पे इक्वल अमाउंट से चेंज होगा, वो इक्वल अमाउंट से हर पॉइंट पे प्रेशर चेंज करेगा। अरे भाई, तो जो हमारा फोर्स होगा वो होगा F2 = F1/A1 × A2। आइए इस बात को कुछ वैल्यूज लेकर के समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरा वेट है से 50 किलोग्राम्स, तो मैंने फोर्स लगाया होगा 50 × G, और G की वैल्यू अगर हम 10 लें तो 500 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया। मान लेते हैं यहाँ का जो एरिया है, ये जो छोटा वाला कॉलम है, पतला वाला कॉलम, नैरो वाला, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लेते हैं 2 मीटर स्क्वायर है। और सिंस ये कॉलम तो हमने तैयार किया है, तो मैंने ये जो सेकंड कॉलम है इसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इसका 5 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इसको कर दें हम 10 मीटर का स्क्वायर। तो इस केस में अगर मैं इसके ऊपर खड़ा होता हूं तो यहां पे कितना लोड उठेगा, वही होगा F2 मतलब कि वो फोर्स जो यहां पे क्रिएट होगा। और कितना क्रिएट होगा ये हम इसी रिलेशन से निकाल सकते हैं। भाई अगर मैं खड़ा हुआ तो मेरा जो लोड था वो था 500 न्यूटन, मतलब कि 500 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया कितने एरिया पे, 2 मीटर स्क्वायर पे, इनटू यहाँ पे कितना फोर्स जनरेट होगा, दैट इज इनटू 10। तो ये हमें दे देगा 2500 न्यूटन। भाई ये सिंप्लीफाई के 2500 न्यूटन ही देगा ना, मतलब कि हमने कुछ किया नहीं है, बस मैं मेरे वेट के साथ यहाँ पे खड़ा हो गया तो उसने इस तरफ 2500 न्यूटन का फोर्स जनरेट किया। मतलब यहाँ से अगर मैं यहाँ 500 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं तो 2500 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे क्रिएट होगा। और वो क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि भाई प्रेशर जो चेंज हो रहा है वो पूरे फ्लूइड में सेम अमाउंट से चेंज हो रहा है, और इसके रिलेशन की वजह से हमें जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है। हमने एरिया कर दिया है चेंज, फ्लूइड रखा है सेम, राइट। तो इस हिसाब से आप अगर इस तरफ कम फोर्स लगाते हो तो यहां ज्यादा फोर्स मिल रहा है। यहां पे अगर मैं एक कार खड़ी कर दूं जिसे मुझे लिफ्ट करना है, जिसका वेट 2500 न्यूटन है, तो इस तरफ अगर मैं खड़ा होता हूं तो ये वाली कार अब उठ जाएगी, है ना, खड़ी हो जाएगी। 2500 न्यूटन इन द सेंस कितना हो जाएगा भाई, ये 50 kg और ये 2500 मतलब कि 250 kg, 2.5 क्विंटल का हाथ, 2.5 क्विंटल का कार अब उठ सकता है। आ गए भाई कंसेप्ट है क्या, पास्कल्स लॉ। ये क्यों, ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है इसे कहते हैं हम हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का मैकेनिज्म है। और हाइड्रोलिक लिफ्ट कौन से साइंस के ऊपर वर्क कर रही है, किस प्रिंसिपल का यूज कर रही है, पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि कोई फ्लूइड अगर स्टैटिक और इनकॉम्प्रेसिबल है तो चेंज इन प्रेशर at any point is results into change in pressure at every point with the same magnitude का चेंज हर पॉइंट पर होगा। ओके, तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेंगे हम ताकि बातें और क्लियर हो जाएं। मेरे ख्याल से अब तक तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। एक JEE मेंस लेवल का एक क्वेश्चन कर लेंगे छोटा सा, ये बाकी पास्कल्स लॉ में दूसरा कुछ तो है नहीं, तो ये पास्कल्स लॉ थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो जब तक मैं क्वेश्चन लिखूं तब तक के लिए वीडियो करता हूं पॉज, ताकि हमारा क्वेश्चन लिखने में का जो टाइम है वो थोड़ा सा कम हो। हाँ, तो बंधु लोग क्वेश्चन आपके सामने है।
जो हमारे पास्कल्स लॉ के कंसेप्ट को ही यूज़ करता है। और मैं चाहूँगा कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और खुद से ट्राई करो। बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, तो आई होप सो कि अगर आप पास्कल्स लॉ के कंसेप्ट और हमने जो पीछे पहले 2 लेक्चर में छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े हैं उन कंसेप्ट को अगर यूज़ कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। सो आई होप सो कि आपने ट्राई कर लिया होगा। हम क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, 2 कम्युनिकेटिंग वेसल्स, 2 वेसल्स हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब कि दोनों भी एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। कंटेन मर्क्यूरी ना, उनके अंदर मर्क्यूरी हुआ है, एक वेसल और ये एक वेसल, इन दोनों को जोड़ दिया है वाया थ्रू पाइप और इसके अंदर भरा है मर्क्यूरी, राइट। और सीधी सी बात है, अगर मर्क्यूरी भरा है, पहले कुछ वाटर नहीं है, सिर्फ मर्क्यूरी अगर डाला है तो वो दोनों भी होंगे सेम लेवल के ऊपर, राइट। द डायमीटर ऑफ वन वेसल इज n टाइम्स लार्जर देन द डायमीटर ऑफ अदर। एक वेसल का डायमीटर दूसरे से n टाइम्स बड़ा है, मतलब कि अगर ये वाला वेसल है जिसका डायमीटर d1 बोल दें हम, तो इसका डायमीटर जो d2 होगा वो n टाइम्स d1 है ना। इसका n गुना बढ़ा है, n को स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन हमारे जो ऑप्शंस हैं वो भी n के टर्म्स में ही है, राइट। सो जो दूसरा वाला डायमीटर है वो n टाइम्स पहले वाले से बड़ा है, d2 इज n टाइम्स d1। एक बात हमें ये समझ में आती है, राइट। द कॉलम ऑफ द वाटर ऑफ हाइट h इज पोर्ड इनटू द लेफ्ट वेसल। अच्छा, अब किया क्या, ये जो लेफ्ट वेसल है इसके अंदर h हाइट तक पानी डाल दिया। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर जब तक ये पानी नहीं डाला होगा तब तक ये मर्क्यूरी इस वाले वेसल में और ये वाले वेसल में दोनों भी सेम लेवल के ऊपर होंगे, है ना। और उसकी वजह से इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, अब ये सेम लेवल पे हैं तो दोनों के ऊपर भी इस पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट कर रहा होगा, राइट। अब अगर h हाइट तक हमने पानी डाला ना, ये वाटर डाला, कब तक, h हाइट तक। h हाइट तक अगर पानी डाला तो होगा क्या, अगर हम इस वाले कॉलम के अंदर पानी डालते हैं तो ये जो पानी है ये नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना भाई, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा, उसके वजह से ये जो मर्क्यूरी कॉलम है ये नीचे की तरफ जाएगा, है ना भाई। यहाँ पे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा, कितना प्रेशर भाई, इतने वाटर कॉलम की वजह से जो प्रेशर आया है वो भी तो इसी पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा। सो यहाँ पे टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा भाई, P0 प्लस ऑफ रो जी एच ऑफ वाटर, राइट। तो उस प्रेशर की वजह से कुछ फोर्स तो लगा होगा, ये नीचे जाएगा। मान लेते हैं कितना नीचे गया, इनिशियली यहाँ था, ये कुछ अमाउंट से डिस्प्लेस होगा और यहाँ आगे जाएगा। अब मर्क्यूरी का लेवल यहाँ से चालू होगा और जो वाटर है वो तो थोड़ा बहुत नीचे आया ही होगा ना, तो ये जो वाटर है ये वाटर यहाँ कहीं आ गया होगा, नहीं, ये इसकी लेवल जितना ये नीचे दबा सका होगा वहाँ तक, मतलब कि वाटर ये h लेवल तक भरा हुआ है, जिसने मर्क्यूरी को अपने इनिशियल पोजीशन, ये मर्क्यूरी की इनिशियल पोजीशन थी, उसके पहले वाले पोजीशन से कुछ नीचे ढकेल दिया। कितना नीचे ढकेला पता नहीं हमें, है ना, ऐसा तो कोई डेटा भी दिया नहीं है। तो मान लेते हैं कि उसने उसके इनिशियल पोजीशन से कुछ x1 अमाउंट से नीचे की तरफ ढकेला, और अगर ये वाला मर्क्यूरी कॉलम नीचे जाता है तो क्या हम कह सकते हैं कि इस तरफ का जो मर्क्यूरी कॉलम है वो ऊपर जाएगा। पहले तो ये मर्क्यूरी कॉलम इनिशियली सेम लेवल पे थे, ये इस तरफ का मर्क्यूरी नीचे की तरफ गया, कितने अमाउंट से, x1 से, तो इस तरफ का जो मर्क्यूरी है वो ऊपर उठेगा, कितना ऊपर उठेगा वो हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो डायमीटर्स हैं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो अलग हैं। तो मान लेते हैं ये ऊपर गया, और कितना ऊपर गया, कुछ अमाउंट x2। लेकिन हमें एक बात मालूम है कि जितना वॉल्यूम यहां डिस्प्लेस हुआ है उतना वॉल्यूम यहां डिस्प्लेस होगा। मर्क्यूरी की फाइनल पोजीशन कितनी हो जाएगी भाई, मर्क्यूरी फाइनली यहां आ जाएगा, यहां आकर के रुकेगा मर्क्यूरी, राइट। अच्छा, अब देखो भाई, हमें क्वेश्चन है कि द मर्क्यूरी विल राइज इन द राइट हैंड साइड, बरोबर।
S अगर रिलेटिव डेंसिटी है, हमारे जो ऑप्शन है उसके अंदर जो S है वो रिलेटिव डेंसिटी है। हमने पीछे देखा है कि रिलेटिव डेंसिटी S से डिनोट करते हैं हमने कैपिटल S पढ़ा था, स्मॉल लेटर इन्होंने दिया है। S जो है वो रिलेटिव डेंसिटी है। और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है भाई? रिलेटिव डेंसिटी ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड है, राइट। तो यहाँ दे रखा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है, ये जो S है ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है। तो क्या हम बोल सकते हैं मर्क्यूरी का रिलेटिव डेंसिटी अगर S है तो वो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होगा Hg अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, जो कि होता है 1000। स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है भाई लिक्विड के केस में? वाटर। तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब कि यहाँ से हमें एक डेटा मिलता है, तो उसकी डेटा की ज़रूरत तो हमें है नहीं, है ना। इसको फिलहाल हम साइड में रखेंगे, देखेंगे हम आगे क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें निकालना है द मर्क्यूरी लेवल विल राइज। मर्क्यूरी लेवल कितना राइज होता है, हमें x2 निकालना है। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग हुआ है दोनों भी कॉलम्स में, लेकिन वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है वो दोनों का भी सेम। इसमें जितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, इसमें जितना मर्क्यूरी डिस्प्लेस हुआ उतना ही मर्क्यूरी इसमें भी डिस्प्लेस हुआ। क्या हम कह सकते हैं कि इस वाले का वॉल्यूम, दैट इज मान लेते हैं ये पहला कॉलम था तो A1 इंटू x1, ये दूसरे वाले कॉलम के वॉल्यूम के इक्वल A2 इंटू x2 के इक्वल होगा। और क्या हम कह सकते हैं कि पहले वाले के अंदर का एरिया, भाई ये पूरा का पूरा सर्कुलर है भाई, डायमीटर दिया है इसका मतलब कि सर्कुलर है, तो क्या हम कह सकते हैं उस सर्कुलर पार्ट का जो एरिया होगा वो पाए R1 का स्क्वायर होगा, है ना। या फिर हम R1 को ऐसा भी लिख सकते हैं D/2, D1/2 का स्क्वायर, या फिर पाई बाई ये 2 बाहर आएगा तो पाई/4 हो जाएगा। तो A1 कैन बी रिटन एज पाई/4 D1 का स्क्वायर इंटू x1 विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकंड वाले का एरिया, सिंस ऐसे ही लिख सकते हैं हम पाई/4 D2 का स्क्वायर इंटू x2, ये हो गया एरिया इंटू x2 टोटल वॉल्यूम, एरिया इंटू x1 टोटल वॉल्यूम। पाई/4 कैंसिल हो जाएगा, पाई/4 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें रिलेशन, हमें x2 की वैल्यू निकालनी है। क्या हम बोल सकते हैं कि हमें एक रिलेशन मिलता है कि जो D1 स्क्वायर इंटू x1 है वो D2 का स्क्वायर इंटू x2 के इक्वल होगा। इस रिलेशन को लिख के रख दो साइड में, हम आगे यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे ये डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर, राइट। अच्छा, दूसरी बात हमने ये भी पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर प्रेशर होता है सेम। अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर प्रेशर सेम है तो जहाँ पर इस पहले कॉलम के अंदर मर्क्यूरी का लेवल रुका है उसी लेवल पर सेकंड कॉलम में भी प्रेशर होगा सेम। यहाँ पे अगर मैं प्रेशर एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ से पॉइंट ए, और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर यहाँ एक पॉइंट कंसीडर करता हूँ से पॉइंट बी, तो दोनों के ऊपर प्रेशर होना चाहिए सेम। मतलब कि प्रेशर एट ए ये प्रेशर एट बी के इक्वल होगा। अब देखो भाई प्रेशर एट ए कितना होगा, ए के ऊपर जो प्रेशर है, देखो ये मर्क्यूरी यहाँ था, ये मर्क्यूरी नीचे आ चुका है ना, मर्क्यूरी का लेवल यहाँ है, तो यहाँ पर कितना प्रेशर एक्ट करेगा, इतने वाटर कॉलम की वजह से प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा है। तो ए के ऊपर जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ऑफ रो जी एच। रो किसका? वाटर का, है ना। ये डेंसिटी किसका? वाटर का। वाटर के कॉलम की वजह से यहाँ पे प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इनटू एच। एच किसका भाई? वाटर कॉलम का, और कहीं पे तो एच वगैरह है नहीं। इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। बी पॉइंट के ऊपर प्रेशर कितना होगा? बी पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है, अब ये जो मर्क्यूरी है ये तो यहाँ तक चला गया है ना भाई, तो एक तो वहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होना ही होना है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ से यहाँ तक का हमें डिस्टेंस लगेगा प्लस ऑफ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी रो एच जी बोल दे भाई, रो एच जी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इंटू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लगेगा हमें, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये x2, और ये वाला जो नीचे गया होगा ये डिस्टेंस तो x1 के इक्वल है ना, तो x2 प्लस x1, क्या हम बोल सकते हैं ये x1 प्लस x2 होगा, राइट। अच्छा भाई
यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो ये पी नॉट और पी नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी बचेगी, तो ये जी और जी भी कैंसिल हो जाएगा। क्या हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर रो डब्ल्यू इंटू एच इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एच जी, ये जी कैंसिल हो चुका है, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। क्या हम बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी जो होगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी अपॉन ये जो 1000 है, ये एक्चुअली है क्या, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर होता है, राइट। तो रिलेटिव डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यही था ना बन कंसेप्ट। तो इसका मतलब कि रो एच जी हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर एस इंटू रो डब्ल्यू इंटू, यहाँ पे आ जाओ भाई, x1 प्लस x2, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, मर्क्यूरी लेवल विल राइज इन द राइट हैंड वेसल। राइट हैंड वेसल में कितना रेज हुआ, मतलब कि हमें वैल्यू निकालनी है x2 को, तो x1 को चेंज कर देंगे इन टर्म्स ऑफ x2। अगर हम x1 को x2 के टर्म्स में चेंज करें यहाँ से, तो कैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक रिलेशन हमें ये तो दिया है, ये तो हमने यूज़ ही नहीं किया, इसी को थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर दूं। ये देखो भाई, D1 और D2 का हमें एक रिलेशन दिया है कि जो D2 है वो n टाइम्स D1 है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ना D1 का स्क्वायर इंटू x1 इक्वल्स टू D2 को क्या लिख सकते हैं हम, n टाइम्स D1, n टाइम्स D1 और उसका स्क्वायर, ये टोटल का स्क्वायर होगा, तो ये n स्क्वायर और D1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू x2। यहाँ से D1 स्क्वायर और D1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जो x1 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, n स्क्वायर इंटू x2। तो x1 की वैल्यू पुट कर दो, n स्क्वायर इंटू x2, n स्क्वायर इंटू x2 प्लस ऑफ x2। इसको सिंप्लीफाई कर दो भाई, ये डेंसिटी ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा h इक्वल्स टू स्पेसिफिक ग्रेविटी s इंटू यहाँ से x2 कॉमन ले लें, x2 बचेगा क्या, n स्क्वायर प्लस ऑफ 1, और हमें आंसर निकालना है x2 का, मतलब कि x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, h ऊपर बचेगा, h अपॉन ये वाला s नीचे आ जाएगा, s इंटू n स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये हो जाएगा फाइनल आपका x2। तो x2 क्या है, राइज ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन सेकंड वेसल। तो h अपॉन ऑप्शंस को मैच करने की कोशिश करेंगे, कहाँ है h अपॉन ये वाला, s इंटू एन प्लस नहीं n स्क्वायर प्लस 1, ये वाला h अपॉन s इंटू एन स्क्वायर प्लस ऑफ 1, ये वाला है आपका फाइनल आंसर है भाई। तो ये था छोटा सा वीडियो टू इलैबोरेट पास्कल्स लॉ, और अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रेशर मेजरमेंट के बारे में। टिल देन पढ़ाई करते रहो, इसके क्वेश्चंस कोई अच्छी बुक्स रेफ़र करो, इवन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप HC वर्मा की बुक यूज़ करो, और एक कोई रेफरेंस जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो वो कोई बुक यूज़ करो। और अब तक हमने जो तीन वीडियोस में कंसेप्ट क्लियर किए हैं, बेसिक्स प्लस प्रेशर वेरिएशंस इन अलॉन्ग विथ डेप्थ अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये और पास्कल्स लॉ, इनके क्वेश्चंस ढूंढो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो you can always comment in the comment box. Till then, have a good day.